एक ऐसा शहर जिसका जिक्र हमें महाभारत में मिलता है, जहां इतिहास में श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध जैसे युग पुरुषों के कदम पड़े थे, जिसे एक टाइम पर धरती का अगला वृंदावन भी कहा जाता था। यह शहर एक समय मौर्य और गुप्त काल के स्वर्णिम भारत की आधारशिला हुआ करता था और जिसकी गिनती एक समय धरती के सबसे पवित्र जगहों में की जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह शहर इतिहास के पन्नों से गायब हो गया और आज लोग इसके गौरवशाली इतिहास को भुला चुके हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में रूपनारायण नदी के किनारे बसे तमलुक शहर की, जिसे प्राचीन समय में तमरालिप्त कहा जाता था। आज की इस वीडियो में हम इस शहर के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानेंगे कि कैसे एक समय में वृंदावन कहे जाने वाला शहर एक झटके में इतिहास के पन्नों से गायब हो गया। 1880 के दशक में जब गौरदास बायसाख नाम के एक बंगाली स्कॉलर इस एरिया में एक्सकेवेशन करते हैं, इस दौरान उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो दिखाते थे कि प्राचीन समय में यह जगह भारत में समुद्र से होने व्यापार का केंद्र हुआ करता था। गौरदास बायसाख एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में अपने एक्सकेवेशंस की डिटेल्ड रिपोर्ट भी जारी करते हैं, जो तमलुक के इतिहास पर रोशनी डालती थी। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो उस समय तक अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल की जाती थी, उसने इस रिपोर्ट को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। पर वो कहते हैं ना, सच को कितना ही छुपाने की कोशिश कर लो, एक दिन वो सामने आ ही जाता है। साल 1920 के दशक में तमलुक के अंदर एक्सकेवेशन शुरू होती है और 1954 में यहाँ से रोमन वेसलश और ग्रेको रोमन गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि इतिहास में एक समय यह जगह एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट हुआ करती थी। इसके बाद जब हिस्टोरियंस ने इतिहास के पन्नों में इस शहर की खोज की, तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इस शहर का इतिहास उतना ही पुराना था जितना कि पाटलिपुत्र का था और यह इतिहास में उतना ही सिग्निफिकेंट रखता था जितना कि द्वारका का हुआ करता था। महाभारत के भीष्म पर्व में जब संजय धृतराष्ट्र को भारत के सबसे पवित्र राज्यों और नदियों के बारे में बता रहे होते हैं, तब वो एक नाम तमरालिप्त का भी लेते हैं। अब दोस्तों, महाभारत में जब पांडव अश्वमेध के घोड़े को छोड़ते हैं, तब तमरालिप्त का राजा तमराध्वजा ही वो इंसान था जिसने इसे रोकने का साहस किया था। जैमिनी महाभारत के अनुसार अश्वमेधिक के पवित्र घोड़े को छुड़वाने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण खुद यहाँ पर आए थे। अब मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि ऋषि जैमिनी महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास जी के 5 शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने अपनी एक अलग महाभारत लिखी थी और इसमें कई ऐसी कहानियां मिलती है जो ओरिजिनल महाभारत में नहीं बताई गई थी। वैष्णव रिलीजियस राइटिंग्स में तो इसे अगला वृंदावन तक कहा गया है, जहां अगले कल्प में श्री कृष्ण रास लीला करते नजर आएंगे। कहने का मतलब है कि जब कलयुग के अंत के बाद एक बार फिर से यूनिवर्स का क्रिएशन होगा और श्री कृष्ण इस धरती पर जन्म लेंगे, तब उस नए यूनिवर्स में वृंदावन की जगह तमरालिप्त लेगा। वैसे आपको बता दूं कि तमरालिप्त शहर के नाम का श्री कृष्ण से गहरा कनेक्शन है। एक कहानी के अनुसार जब श्री कृष्ण यहाँ गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, तब इसे देखकर सूर्य देवता शर्मा जाते हैं और उनका चेहरा कॉपर यानी तमर के कलर का हो जाता है, जिसके बाद से ही शहर का नाम तमरालिप्त पड़ जाता है। अब प्राचीन कहानियों से बाहर निकलकर देखें तो तमलुक में घाटशिला नाम के माइंस भी मौजूद है, जो पिछले 2500 से ज्यादा सालों से कॉपर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमलुक में बर्ग भीमा नाम का एक मंदिर भी है जो देवी काली को समर्पित है। कहते हैं कि इस मंदिर को 5 पांडवों में से एक भीम ने बनाया था। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु देवी सती की पवित्र शरीर के टुकड़े करते हैं, तब देवी सती के बाएं पैर की छोटी वाली उंगली यहाँ पर गिरी थी और तभी से इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक का दर्जा दिया गया है। साथ ही यहाँ पर हर साल फरवरी और मार्च के दौरान भीम मेला भी लगाया जाता है। रूपनारायण नदी जो आज हुगली रिवर में गिरती है, कहते हैं कि एक समय में इसका कनेक्शन डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी से हुआ करता था, जिसके कारण ये एक मेजर एंशिएंट पोर्ट होता था और सिल्क कॉटन के कपड़े, इंडिगो और मिट्टी के बर्तन, ये सब तमरलिप्त से
दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजे जाते थे। चाणक्य के लिखे अर्थशास्त्र में भी हमें कई बार तमरालिप्ति नाम के शहर का जिक्र मिलता है, जहां से समुद्री व्यापार हुआ करता था। दीपावंशा, जो श्रीलंका का सबसे पुराना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उसमें भी तमरलिप्त को एक इम्पोर्टेंट एंशिएंट पोर्ट बताया गया है। बृहत संहिता में बताया गया है कि दमालिप्त नाम के एक पोर्ट से यवान यानी कि ग्रीक्स के साथ ट्रेड किया जाता था। हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह दमालिप्त असल में तमरलिप्त ही है। आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के फेमस मैथमेटिशियन और फिलोसोफर टोल्मी ने भी अपने राइटिंग्स में तमरालिप्त नाम के शहर का जिक्र किया था। फेमस रोमन ऑथर लीनी के लिटरेचर में तमरालिप्त को टेलुकेटिन नाम दिया गया है। कहते हैं कि सम्राट अशोका ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से तमरालिप्त तक एक रोड बनवाया था, जिससे कि कॉपर और दूसरे एक्सपोर्ट आइटम्स का ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सके। जैन शास्त्रों में तमरालिप्त को वांगा साम्राज्य की राजधानी बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वांगा एक प्राचीन राजधानी हुआ करती थी और आज के बंगाल का नाम भी यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। सम्राट अशोक के समय में तमरालिप्त ने सिर्फ एक पोर्ट की भूमिका ही नहीं निभाई, बल्कि ये दुनिया भर में बुद्धिज्म को फैलाने वाला एक केंद्र भी बना, जहां से बुद्धिज्म श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और दूसरे देशों तक फैल पाया। सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा तमरालिप्त से होकर ही सीलोन और सुवर्ण भूमि तक बोधि वृक्ष के बीज और बुद्धिज्म की पवित्र किताबें लेकर गए थे। आपको बता दूं कि सीलोन आज के श्रीलंका को कहते थे और स्वर्ण भूमि असल में थाईलैंड है। बोधि वृक्ष वो पवित्र पेड़ था जिसके नीचे गौतम बुद्ध को निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी। श्रीलंका के एक ग्रंथ महावमसा में लिखा हुआ है कि बोधि वृक्ष के बीज को पाटलिपुत्र से सीलोन तक पहुंचाने में टोटल 14 दिनों का समय लगा था, जिसमें से 7 दिन इसे तमरालिप्त से समुद्र के जरिए सीलोन तक लाने में लगे थे। बुद्धिज्म के जताका कथाओं में भी तमरालिप्त को एक इम्पोर्टेंट पोर्ट के रूप में मेंशन किया गया है, जहां से बुद्धिस्ट मिशनरीज साउथ ईस्ट एशिया में जाते थे। अर्ली 5th सेंचुरी में भारत आए चाइनीज बुद्धिस्ट मंक फाहियन के अनुसार तमरालिप्त में 20 बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हुआ करती थी। तामलू के पास मोगलमरी नाम के एक गांव में हुई एक्सकेवेशन के दौरान बुद्धिस्ट हार्स के होने के सबूत मिले थे, जो फाहियन की बातों को पुख्ता करती है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि तमरालिप्त बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के किनारे हुआ करता था, लेकिन जब मिड 7th सेंचुरी में ह्यूएनसांग भारत आए तब उनके अनुसार तमरालिप्त एक छोटी सी नदी के किनारे बसा हुआ था, जो कि बंगाल की खाड़ी से 250 मील दूर स्थित था। अब इस दौरान तमरालिप्त के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतिहास के पन्नों से ही गायब हो गया। कहा जाता है कि गुप्ता साम्राज्य के दौरान तमरालिप्त का सिग्निफिकेंट और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अब यहाँ से ट्रेड सिर्फ साइलो या फिर साउथ ईस्ट एशिया तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अरेबिया, अफ्रीका और दुनिया के और कई देशों तक होने लगा था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इंडियन हिस्ट्री में तमरालिप्त शहर का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होता गया और लोगों ने उसे भुला दिया, और आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि आज तक आप और मैं इसके गौरवशाली इतिहास से बेखबर थे। ऐसा माना जाता है 467 एडी में जब गुप्ता किंग स्कंदगुप्ता की मौत हुई, उसके बाद गुप्ता साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। ये छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड होने लगा, जिनके बीच काफी जंगें हुआ करती थी, और इस सिचुएशन में ट्रेड कर पाना आसान नहीं था, जिससे तमरालिप्त से होने वाले एक्सपोर्ट पर असर पड़ने लगा। लगभग इसी दौरान तमरालिप्त में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसके कारण रूपनारायण नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। पहले जहां यह बंगाल की खाड़ी में गिरा करती थी, वहीं अब यह ईस्ट की तरफ मुड़कर हुगली नदी में मिल गई, और इस ट्रेजेडी के कारण तमरालिप्त में समुद्र के थ्रू होने वाला व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया और इसे पूरी तरह से भुला दिया गया। रही सही कसर भारत पर हुई फॉरेन इन्वेजन्स ने पूरी कर दी थी। वो शहर जिसे पूरी तरह से भुला दिया गया था, उसे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करके गौरदास बायसाख ने एक बार फिर से दुनिया के सामने ला दिया। वैसे भारत में ऐसे कई प्राचीन शहर हैं
जिन्हें लोगों ने पूरी तरह से भुला दिया है। उनमें से ही एक श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।